हेलो एवरीवन, मैं हूं सपना और स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय सपना सिंह में। आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पार्ट 2 आज मैं पढ़ाने वाली हूँ। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी जो है अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आज जो है बेसिकली मुझे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करना था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली। बाद में जो है साइंटिस्ट ने ये माना कि मेंडलीव जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर थे पीरियोडिक टेबल को एस्टेब्लिश करने में, क्योंकि ये जो तरीके लेकर आए थे, जिस तरह से इन्होंने पीरियोडिक टेबल को जो है क्लासीफाई किया, उसकी ग्रुपिंग की और एलिमेंट्स की, वो काफ़ी ज़्यादा अलग था और काफ़ी ज़्यादा सही था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मेंडलीव ने किया क्या, बड़ा दिमाग लगाया बंदे ने किया क्या। सबसे पहले जो है उनके टाइम पे 63 एलिमेंट्स पता थे, तो उन्होंने क्या किया, उन 63 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनके बीच का रिलेशन फाइंड करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज नहीं ली, उन्होंने उस टाइम पे सिर्फ हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन को देखा। मतलब कोई एक एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, बस उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज में यही कंसीडर किया। क्योंकि उस टाइम पे माना जाता था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो थे ये दो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स थे, बहुत ज्यादा रिएक्ट करते थे, लगभग सबके साथ ये रिएक्ट कर जाते थे। इसलिए इन्होंने जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में इसी को लिया और इनका और एटॉमिक मास, उन्होंने एटॉमिक मास लिया। ठीक है, एटॉमिक मास के बीच का रिलेशन फाइंड ये करते गए और जो है ये एक उन्होंने बहुत ही सुंदर जो है एक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तैयार किया। ठीक है, तो देखिए लिखा गया है इसमें उसके बाद कि उन्होंने क्या किया, he took 63 कार्ड्स, उन्होंने जो है 63 कार्ड्स ले लिए, 63 कार्ड लिए और हर कार्ड पे जो है एक एलिमेंट का एटॉमिक मास और उसके सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को लिख दिया कि मतलब वो किस तरह का हाइड्राइड बनाता है और किस तरह का ऑक्साइड बनाता है, और उसके एटॉमिक मास को उन्होंने लिख दिया 63 अलग अलग कार्ड्स पे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने जो कॉमन जो थे है ना, जो एलिमेंट्स मतलब कि जो सेम तरह के हाइड्राइड्स या ऑक्साइड्स बना रहे थे, ठीक है, उनको उन्होंने एक जगह ग्रुप में अरेंज करते गए। वो ठीक है, जब वो इस तरह से अरेंज कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि अब काफी जो एलिमेंट्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग मास, एटॉमिक मास के इंक्रीज भी हो रहे हैं साथ ही साथ, है ना, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो अपने आप सारे एलिमेंट्स प्लेस हो गए, प्लस वो एक साथ प्लेस हो गए जितने भी एटम्स जिनकी एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, वो अपने आप जो है ग्रुप में आते चले गए। उन्होंने ग्रुपिंग कर ली थी कार्ड्स की। ठीक है, तो जरा देखिए उन्होंने क्या लिखा, ही ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स गॉट अ प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल व्हेन kept in increasing order of the atomic masses। तो जब उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में सारे एलिमेंट्स को जो है प्लेस किया, तो उन्होंने देखा कि उनके पीरियोडिक टेबल में लगभग सारे एलिमेंट्स को जो है उनकी परफेक्ट जगह मिल गई है। मतलब एक तो उनको प्लेस भी मिल गया है, प्लस वो सारे उन्होंने जो ग्रुप्स बनाई थी वो सारे ग्रुप्स में जो है एक साथ अपने सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ जो बाकी एलिमेंट्स के साथ वो केमिकल प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं, वो उनके हिसाब से भी ग्रुपिज्म उनकी हो गई है। ठीक है, तो दिस वाज अ वेरी बिग सक्सेस टू मेंडलीव। उसके बाद अगर बात की जाए तो लिखा है देयर वाज पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उन्होंने क्या देखा, जब वो प्लेस करते गए ना इस तरह से, मान लो कि एक जो फर्स्ट जो ग्रुप है, मान लो कोई भी उन्होंने ग्रुप लगाया, उसमें उन्होंने देखा कि इस तरह का हाइड्राइड और इस तरह का ऑक्साइड जो है वो बना रहा है। ठीक है, तो उसको उन्होंने इस ग्रुप में रखा। इस तरह से जब वो ग्रुप करते गए तो उन्होंने देखा कि जो एलिमेंट है वो दोबारा जो आ रहा है घूम के, मतलब कि मान लो कि जो फर्स्ट उन्होंने ग्रुप्स बनाया उसका जो ऑक्साइड का फॉर्मूला था वो R2O था और हाइड्राइड का फॉर्मूला RH था। मतलब दो एलिमेंट के साथ एक ऑक्सीजन जा रहा था और एक एलिमेंट के साथ एक हाइड्रोजन जा रहा था। ये फर्स्ट ग्रुप का था। तो उन्होंने इस ग्रुप में जितने भी रखे, उसके बाद सेकेंड ग्रुप में जो उन्होंने रखा उसमें उन्होंने रखा कि RO एंड RH2, इस तरह से ये सेकेंड ग्रुप था। तो एक रियकरेंस बार बार जो है ना, जो एक पीरियोडिक रियकरेंस मिला, मतलब कि इधर से इधर जब वो बढ़े, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के बाद जो है जो दोबारा एलिमेंट जो नेक्स्ट फिर जो एलिमेंट आया वो इसके साथ फर्स्ट ग्रुप के साथ अपनी प्रॉपर्टीज को जो है वो मैच कर रहा था, सारा इसके साथ जो है फिर से रियकर हो रही थी वही सारी सेम प्रॉपर्टीज। तो एक बार जाने के बाद जो है जो एलिमेंट आया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, है ना, लास्ट में जो एलिमेंट आया, अब उनको लगा कि यार इसकी तो पहले के साथ मिल रही है प्रॉपर्टी, उन्होंने उठा के उसको पहले में रख दिया। फिर वो आगे बढ़ते गए, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करते गए, फिर जो है लास्ट में उन्होंने देखा कि अब जो उनके पास एटम है उसकी प्रॉपर्टी फिर इस ग्रुप से मिल रही है। तो एक पीरियोडिक रियकरेंस दिखी उन्हें अपने पीरियोडिक टेबल में, ये बहुत ही ज्यादा सही था उस टाइम के लिए।
उसके बाद अगर मैं बात की जाऊं तो उन्होंने एक उन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बनाया। ठीक है, उन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में क्या लिखा उन्होंने कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन इनके एटॉमिक मासेस का मतलब एक पीरियड के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। एक टाइम पीरियड्स मीन व्हाट, कि एक इतना स्पेसिफिक फिक्स टाइम के बाद वो चीज अपने आप को रिपीट करे, यही ना। तो उन्होंने देखा कि जब एक बार एलिमेंट्स वो आगे गए 5-6 एलिमेंट्स, 7 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स, उसके बाद जो एलिमेंट आ रहा है वो फिर से इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से वो फिर से फर्स्ट वाले के साथ अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को शेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये उन्होंने इस तरह से कुछ अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। अब जब उन्होंने इतना कुछ किया तो उनके अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया अपने पीरियोडिक टेबल में, जो इसके पहले डॉबरनायर और न्यूलैंड जो है अचीव नहीं कर पाए थे। तो देखो अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को सेम रखने के लिए, ताकि जो है उनको बाकी जो उनका ग्रुप है उस ग्रुप में बाकी सबके साथ अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को सेम रखे। कोबाल्ट और निकल को उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जो है वो प्लेस नहीं किया, उल्टा किया। ठीक है, कोबाल्ट जो था 58.9 उसका मास था। ठीक है, ये रहा कोबाल्ट का मास 58.9 था एटॉमिक मास और निकल का 58.7 था। तो उन्होंने 58.9 कोबाल्ट को पहले रखा और उसके बाद जो उन्होंने निकल को प्लेस किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि कोबाल्ट को उन्होंने जब पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से रखा था तो उसकी प्रॉपर्टीज उस ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी और ना ही निकल की मैच कर रही थी। बट जब इन्होंने इन दूसरों को एक जगह के प्लेस से रिप्लेस किया तब जो है ये एक सेम ग्रुप में एकदम फिट बैठ गए। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन जो है ये जो भले इन्होंने यहाँ पे उल्टा कर दिया हो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली उल्टा अरेंज कर दिया हो, बट इसका जो जेन्युइन एक्सप्लेनेशन है वो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा, जो हम थोड़ी देर बाद जस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये उन्होंने अचीव किया, ये उन्होंने जो है अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज पूरा टेबल को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा एक्सेप्शन ला दिया कि कोई नहीं, एक भारी वाला मास जो है पहले आ गया, हल्का वाला बाद में आया, इट्स ओके। ठीक है, ताकि केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ जो है कोई भी झमेला उनको ना करना पड़े। आफ्टर दैट उन्होंने देखो क्या बोला, ही लेफ्ट सम गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल। उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़ दिए, 2-3 गैप्स छोड़ दिए। ठीक है, और उन्होंने इस चीज को ना कोई डिफेक्ट नहीं माना कि मेरे से गलती से कोई गैप छूट गया है कुछ भी। उन्होंने बोल्डली एक दावा किया कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो सकते हैं, है ना। जो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं जिनका मास ये होगा और जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ये होगी। ठीक है, एंड ऐसा हुआ भी, फ्यूचर में उस तरह के जो है एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, है ना, जिनका मास लगभग वही था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने बताई थी वो बिल्कुल सेम थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्होंने 3 जो है एलिमेंट्स बताए थे। एक था इक्का बोरॉन, है ना, जो अब चल के स्कैंडियम बना है, इक्का एल्यूमिनियम जो अब चल के गैलियम बना है, एंड इक्का सिलिकॉन जो अब चल के जर्मेनियम बना है। ठीक है, उन्होंने संस्कृत वर्ड इक्का यूज किया, मतलब 1। ठीक है, तो अब देखो क्या बोल रहा है। अब जो है जब बाद में लेटर गैलियम डिस्कवर हुआ तो उन्होंने इक्का एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज बताई थी और गैलियम की जो प्रॉपर्टीज थी उनको हमने जब कंपेयर किया तो देखो हमें क्या मिला। जो गैलियम की एटॉमिक मास है जो अभी पता है वो है 69.7 और उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था लगभग 68 के आसपास, मतलब 1.7 का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उन्होंने बताया था कि उसका जो ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा वो E2O3 होगा, मतलब 2 पार्ट्स वो एलिमेंट और 3 पार्ट्स ऑक्सीजन। तो अब जो गैलियम का जो ऑक्साइड बनता है वो यही बनता है Ga2O3। ठीक है, हाइड्राइड का फॉर्मूला उन्होंने क्लोराइड का फॉर्मूला उन्होंने ECl3 बताया था और अब जो है हमें GaCl3 जो है हमें क्लोराइड का फॉर्मूला गैलियम का पता है। तो जो है सारी उन्होंने केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज भविष्यवाणी में जो करके गए थे एलिमेंट्स के बारे में वो बिल्कुल सही बैठी, इसलिए जो है साइंटिस्ट ने उनके पीरियोडिक टेबल को काफी ज्यादा एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो ये तो थी मेंडलीव की कुछ अचीवमेंट्स। यस, उनकी एक और अचीवमेंट्स थी कि जब मेंडलीव वर्क कर रहे थे पीरियोडिक टेबल पे उस टाइम पे जो है नोबल गैसेस जो थे उनके बारे में नहीं पता था, बिकॉज वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्ट ही नहीं करते किसी के साथ लगभग, और उनके जो एटमॉस्फेयर में वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से वो काफी लेट डिस्कवर हुए नोबल गैसेस। लेकिन जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए तो उनको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एक जगह मिली, अलग से उनको एक जगह दे दिया गया नोबल गैसेस को, और उन्होंने जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था उसमें किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया, एलिमेंट्स को जो इधर उधर चेंज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। साइड में जो है वो एक ग्रुप बढ़ा दिया गया, उसमें सारे नोबल गैसेस को जो है उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया गया, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। तो ये भी एक प्लस पॉइंट था उनके पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, सो दिस वाज ऑल द प्लस पॉइंट, सारे अचीवमेंट जो उन्होंने किया। ठीक है, लेकिन तब भी थोड़ी सी जो है बंदे में कसर बाकी रह गई थी, थोड़ा सा जो है वो
चूक गया, ठीक है, जिसका फायदा जो है आगे हेनरी मोसले ने उठा लिया, ठीक है। उसने जो है उनके उन खामियों को पूरा करके जो है नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बना दिया, जो आज हम वाइडली उसको एक्सेप्टेड जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो। तो सबसे पहले जो है हम मेंडलीव की लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या क्या लिमिटेशंस थी, कहाँ कहाँ बंदा चूक गया है ना, और किस किस पॉइंट का जो है हेनरी मोसले ने फायदा उठा के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एस्टेब्लिश किया। सो द नेक्स्ट इज मेंडलीव लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की ये 3 लिमिटेशंस थी। सबसे पहले क्या थी कि सबसे पहला उन्होंने ये लिखा था कि हाइड्रोजन जो है, क्योंकि उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 1 है, उसकी वैलेंस भी 1 है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही एक ही है उसके पास, तो उसकी जो वैलेंसी है वो मेटल्स के साथ, अल्कली मेटल्स के साथ मैच करती है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनके साथ जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैच करती है, ठीक है। लेकिन देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद अल्कली मेटल्स एंड फॉर्म्स सिमिलर कंपाउंड्स, ठीक है। और कंपाउंड्स भी बिल्कुल एक जैसे बनाते हैं, जैसे कि अल्कली मेटल्स NaCl बनाता है ना, एक अल्कली मेटल के साथ एक क्लोरीन गया तो हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन गया। Na2O बनाता है तो ये भी H2O बनाता है, Na2S बनाता है तो ये भी H2S बनाता है। इस तरह के कंपाउंड्स जो है ये अल्कली मेटल्स के साथ जो है वो सिमिलर में थे। बट ऑन द अदर हैंड जो मेटल्स होते हैं वो कभी भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं, देने वाले होते हैं, जिस वजह से जो है वो कभी भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म नहीं करते हैं। लेकिन हमारा जो हाइड्रोजन है वो लाइक हमारे हैलोजन फैमिली में क्या क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला जो ग्रुप है हमारा 17th ग्रुप जो है ये हैलोजन फैमिली कहते हैं इसे। इस ग्रुप के साथ जो है ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, फॉर लाइक ये भी जो है F2Cl2 Br2I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और हमारा हाइड्रोजन भी जो है डायटॉमिक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो रखा था हाइड्रोजन को उन्होंने अल्कली मेटल्स के साथ, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो अल्कली मेटल के साथ मैच करती थी, बट कुछ जो है वो हैलोजन फैमिली के साथ भी मैच करती थी। तो जो हाइड्रोजन की पोजीशन है उसको लेकर वो श्योर नहीं थे कि उसको कहाँ प्लेस किया जाए, तो ये जो थे उसको वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए थे। सो ये एक पहला उनका जो था वो लिमिटेशन था, मतलब एक ये कमी जो है कसर जो है बंदे ने छोड़ दी थी। उसके बाद अगर बात करें, एंड यस हाइड्रोजन मेटल्स जो है सिर्फ आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, मेटल्स ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। हाइड्रोजन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है, लाइक योर हैलोजन फैमिली भी जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, और कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड बनाती है हैलोजन फैमिली, और हाइड्रोजन भी आयनिक और कोवलेंट दोनों बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। मेटल्स एंड यस हाइड्रोजन जो है लाइक हैलोजन फैमिली मेटल्स या नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होकर कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है, एंड वेरएज मेटल्स जो है सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, शेयरिंग ऑफ एटम में वो विश्वास नहीं रखते, ठीक है। दानी लोग भैया क्यों शेयर करेंगे, उनके पास एक्स्ट्रा है तो, ठीक है। कभी भी देखो, सुना है कभी तुमने किसी को कि जिसके पास सब कुछ एक्स्ट्रा में है, तुम्हारे एग्जाम में जो है तुम्हारा फ्रेंड है 2 रबर, 2 पेंसिल, 2 स्केल लेकर आया है, 2 सेट लेकर आया है सारा, वो शेयर करेगा किसी के साथ? वो जब भी करेगा क्या करेगा, डोनेट करेगा, दान करेगा, है ना। लो एक लो, तुम लोग जो है आपस में देख लो, है ना, मैं अपना अकेला एक से, यही करेगा ना। वो जिसके पास ज्यादा होता है क्या वो शेयर करता है? नहीं। तो मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक्स्ट्रा होते हैं, डोनेट करने वाले होते हैं, इसलिए वो कभी भी जो है वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए अल्कली मेटल्स कह रही हूँ, हैलोजेंस की, तो हैलोजेंस के पास कमी होती है, तो वो समय देख के जो है वो आयनिक और मतलब वो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनाते हैं, ठीक है। कमी उनके पास इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में वो शेयर कर लेते हैं। उसके बाद देखो क्या लिखा है, आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लेटर। अब देखो आइसोटोप्स अगर आपने 9th में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग होता है ना। ऐसे क्लोरीन का एक 17 एटॉमिक नंबर तो सेम है भैया, क्लोरीन है सेम है, लेकिन एक का मास 35 है, एक का मास 37 है। These are called isotopes। अब क्योंकि मेंडलीव ने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, तो अब जब क्लोरीन आइसोटोप्स बहुत बाद में आए, तो जब आइसोटोप्स आए तो अब बताओ कि भैया अब क्या करें, एक 35 मास का क्लोरीन है, एक 37 मास का क्लोरीन है, कहाँ प्लेस करें दोनों को, कैसे प्लेस करें,
ठीक है। कार्बन के भी 2 आइसोटोप्स हैं, फास्फोरस के हैं, सल्फर के हैं, है ना। तो जिनके जिनके आइसोटोप्स हैं उनको अब हम क्या करें, उनके तो मास अलग अलग आ रहे हैं, एटॉमिक नंबर तो सेम है, मास उनके अलग अलग आ रहे हैं, तो अब उनको जो है हम किस तरह से प्लेस करें, उनके साथ हम क्या करें, ये जो है, क्योंकि मेंडलीव बाद में जो है जब आइसोटोप्स आए तो वो ये बात नहीं बता पाए, तो आइसोटोप्स के लिए जो है उनके प्रोडक्ट टेबल में कोई जगह नहीं थी। ये भी यहाँ जो है बंदा चूक गया, चूका नहीं, गलती नहीं थी बेचारे की, आइसोटोप्स डिस्कवर ही नहीं हुए थे उस टाइम, साइंस इतना एडवांस हुआ ही नहीं था, है ना। अगर ऐसा हो जाता तो फिर तो सारा का सारा क्रेडिट जो है वो मेंडलीव जी को मिल जाता। हमारे बाद में जो प्यारे से छोटे से हेनरी मूजली आए, उनका क्या होता, पता नहीं क्या होता उनका, है ना। बेचारे का तो नाम ही फेमस नहीं होता, वो भी अपनी किस्मत में लिखवा के आया था मुझे फेमस होना है। अब देखो एटॉमिक मास, लास्ट लिमिटेशंस क्या है, एटॉमिक मास डज नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर एंड वाज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी डिस्कवर्ड बिटवीन 2 एलिमेंट्स। अब क्योंकि वो जो उन्होंने एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे, जो 63 एलिमेंट्स उन्होंने अरेंज किया था, वो जरूरी थोड़ी कि लगातार एक मैनर में ही सारे उनको जो है फर्स्ट 63 एलिमेंट्स ही मिल गए होंगे, ऐसा नहीं है, बीच बीच में से कुछ एलिमेंट्स तो उनके गायब भी थे, है ना। और क्योंकि उन्होंने मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, और मास, हाइड्रोजन का मास, अगर हाइड्रोजन का मास 2 है ना, फिर हीलियम का मास 4 है, ठीक है, मान लो लिथियम का मास फिर जो है वो 6 है, इस तरह से बढ़ रहा था। तो बीच में अब क्योंकि मास के बीच में गैपिंग थोड़ी सी कभी कभी जो है ना, दो एटम्स के बीच में ज्यादा मास का, एटॉमिक मास का गैप आ जा रहा था, एक रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं कर रहा था, जैसे मैंने बताया, है ना, 2 4 6 ऐसे इंक्रीज नहीं कर रहा था, वो एक अपना अलग ही जो उसका फंडा था इंक्रीज करने का, मतलब रेगुलर नहीं था, क्योंकि रेगुलर जो है लगातार सारे एटम्स जो है 1 by 1 जो है वो नहीं डिस्कवर हुए थे ना। तो 2 एटम्स के बीच में कितने एटम्स और डिस्कवर होने बाकी है, ये तो उन्होंने बताया कि डिस्कवर होगा, लेकिन कितने एटम्स डिस्कवर हो सकते हैं 2 एटम्स के बीच में, ये जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, तो यहां भी जो है वो बंदा चूक गया भैया, ठीक है। और यही तीनों चीजों, ये जो लिमिटेशंस, यही 3 लिमिटेशंस जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है मूजली ने जो है इन लिमिटेशंस को हटा दिया, खत्म कर दिया। तो अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हेनरी मूजली ने क्या किया, उन्होंने ना सब कुछ सेम रखा, बस पीरियोडिक लॉ बदल दिया मेंडलीव का, ठीक है। उनके हिसाब से जो एलिमेंट्स थे वो पीरियोडिक फंक्शंस थे किसके, एटॉमिक मास के। एटॉमिक मास को हटा के जो है हेनरी मूजले ने एटॉमिक नंबर का यूज करना शुरू कर दिया। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम, ठीक है। तो उन्होंने एटॉमिक नंबर के साथ जब डील करना स्टार्ट किया, तो जो जो प्रॉब्लम्स थी, ये जो 3 लिमिटेशंस थी मेंडलीव की, ये सारी कवर हो गई। कैसे कवर होगी मैं बताती हूँ। तो ये जो लिमिटेशंस है ना, फर्स्ट हाइड्रोजन वाले को थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये चलो बता ही देती हूँ। देखो हाइड्रोजन, जब एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हमने अरेंज करना स्टार्ट किया ना, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 1 होते हैं, है ना। तो जब एटॉमिक नंबर उसका 1 है, तो दैट मीन सबसे पहले जो है हाइड्रोजन को प्लेस मिल गई। तो उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से सबको अरेंज करना स्टार्ट किया, और इसलिए उन्होंने कहा कि इसीलिए जो है मैंने हाइड्रोजन को फर्स्ट पोजीशन दे दिया है, क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से मैंने अरेंज करना स्टार्ट किया है उसे, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए आइसोटोप्स की, तो देखो आइसोटोप्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई यहाँ पे। आइसोटोप्स की प्रॉब्लम उन्होंने कैसे सॉल्व की, तो आइसोटोप्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, कि मान लो सबसे पहले तो उन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया। तो क्लोरीन का देखो एटॉमिक नंबर दोनों का 17 है, तो दोनों आइसोटोप्स को जो ग्रुप में जो जगह मिलेगी पीरियोडिक टेबल में, वो एक मिलेगी। क्यों, एटॉमिक नंबर तो सेम है इनका, ठीक है। अब आया कि जब भी हम पीरियोडिक टेबल में सारे एटम्स को लिखते हैं, तो हम उनके मास को भी मेंशन जरूर करते हैं, है ना। तो मास मेंशन करने के लिए क्या किया गया, एवरेज एटॉमिक मास निकाला गया। क्या निकाला गया, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास जब निकाला गया, तो आपने आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स में जो है 9th क्लास में ही एवरेज एटॉमिक मास निकालना सीख लिया है। अगर नहीं सीखा है तो मेरा आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स वाला वीडियो देख लो, उसमें मैंने सिखाया है एवरेज एटॉमिक मास निकालना, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकाला, तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास आ गया 35.5 U, ठीक है। और जब भी हम डील करते हैं क्लोरीन के मास के साथ, तो हम एवरेज एटॉमिक मास ही लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम, देखो कभी भी जो भी रिएक्शन है, जो भी हम कर रहे हैं ना, वो एक सिंगल क्लोरीन एटम को आप मान के चलो नहीं हो सकता है। क्यों, बहुत छोटे होते हैं एटम्स, आपको पता है ना कितने वो छोटे होते हैं। आप जब भी रिएक्शन करवाओगे, मिनिमम आप 1 मोल क्लोरीन तो लोगे ना, सबसे कम लोगे तो 1 मोल लोगे यार। अगर 1 मोल भी लिया तो 1 मोल में कितने क्लोरीन एटम्स होते हैं,
6.022 into 10 to power 23 एवोगैड्रो पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स होते, इतने मतलब लाख करोड़ पार्टिकल्स हैं, है ना। अब उतने लाख करोड़ पार्टिकल्स में जो है आपको ये नहीं पता भैया कि कौन सा जो क्लोरीन, जो अभी जो क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है भाई वो 35 मास वाला है या 37 मास वाला है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर एक मुट्ठी क्लोरीन या एक मोल क्लोरीन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें 75% जो है 35 मास वाला एग्जिस्ट करता है लगभग, एंड 25% जो है 37 मास वाला एग्जिस्ट करता है। तो उसके बेसिस पे हमने उसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल लिया है। तो अब हम जब भी रिएक्ट करवाएंगे तो 35.5 जो है मास लेंगे हम क्लोरीन का, ठीक है। अब इससे जो है हमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक क्लोरीन तो होगा नहीं, होगा तो बहुत सारा क्लोरीन होगा, तो कुछ का मास 35, कुछ का 37, एवरेज 35.5 यू हमारे पास निकल के आ जाता है। इसीलिए आइसोटोप्स की प्रॉब्लम भी भैया सॉल्व कर दी, एवरेज एटॉमिक मास हमने बना दिया और उसको जो है फिर एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया था, तो एटॉमिक मास वाला तो फंडा ही जो है वो साइड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या था, हाँ, अब ये जो लास्ट वाला इनका पॉइंट था ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से नहीं था, जो मास इंक्रीज करता वो रेगुलर मैनर में नहीं था, तो अब पता ही नहीं चल रहा था कि भैया बीच में कितने एटम्स आएंगे, कितने एलिमेंट्स और डिस्कवर होंगे। अब क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमने अरेंज करना स्टार्ट किया और लगभग एटॉमिक नंबर जो है सीरियल वाइज में मिलते चले गए। तो अब मान लो कि बीच में जो है 26 के बाद जो है 27, 28 हमने डिस्कवर नहीं किया, कि हुआ था उस टाइम पे, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मान लो उसके बाद 29 डिस्कवर हुआ है, तो बीच में 2 पोजीशंस खाली हैं, 27 एंड 28। दैट मीन्स अगर आएंगे भी तो कितने एटम्स आएंगे, कितने एलिमेंट्स और आ सकते हैं, 2 ही, ठीक है। तो ये भी हमें पता चल गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि भैया क्या क्या जो था मतलब कितने कितने एलिमेंट्स और डिस्कवर हो सकते हैं। समझ में आया। तो लगभग जो भी मेंडलीव ने जो टेबल बनाया था पीरियोडिक टेबल, वो काफी ज्यादा सही था, है ना। अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन जो 2-3 लिमिटेशंस थी वो हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको करेक्ट करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी कर दी। अब जो है हम पोजीशन की बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कि किस तरह से जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटम्स को पोजीशंस दी गई है, क्या ट्रेंड देखने को मिलता है। मतलब कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, ऊपर से नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में, ऊपर से नीचे आते हैं तो जो साइज है एटम का वो छोटा होता है, बड़ा होता है, क्या ये सारे कुछ ट्रेंड्स हैं, कुछ पोजीशंस की बातें हैं जो अब हम करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। Alright, so very very happy नवरात्रि to all of you. I wish माँ दुर्गा आपकी ज़िंदगी में जो है वो खुशियाँ ले आए, आपको जो है खुशियों से भर दे। ये जो कोविड सिचुएशन जो चल रही थी, आई होप ये नवरात्रि जो है, जो फेस्टिवल है वो जो है हमारा दिमाग जो है वहाँ से हटा के जो है अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ों में लगाएं। एंड आई एम सो सॉरी कि मैं जो है इस वीडियो को, इस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ा पाई ड्यू टू सम रीजंस, बट बहुत जल्द जो है मैं इसका सेकंड पार्ट भी जो है, आई मीन सॉरी, द लास्ट पार्ट जो है मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ। सो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड पढ़ते रहो ना। घर पे भी पढ़ सकते हैं ना, उसमें तो कोई बहाना नहीं चलेगा कि घर से पढ़ नहीं सकते हैं ना, तो पढ़ते रहिए। एंड please subscribe to my channel, share my channel, give a like to this video, and that's it.